हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इसके पिछले वीडियो में दो दूसरे सवाल कर पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग तीसरा सवाल पढ़ेंगे। तो हम लोग का तीसरा सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि निम्नलिखित पूर्णांकों से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग सवाल 2 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग तीसरा सवाल पढ़ेंगे। तो सवाल को एक बार और पढ़ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहला सवाल ले लेते हैं कि हम लोग का पहला सवाल है 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 12 तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो यदि हम 12 में 2 से भाग करें तो 6 प्राप्त होता है। यदि हम 6 में 2 से प्राप्त करें तो 3 प्राप्त होता है। यदि हम 3 में 3 से भाग करें तो 1 प्राप्त होता है। इसी तरह यदि हम 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो यदि हम 15 में 3 से भाग करें तो हमें 5 प्राप्त होता है। यदि हम 5 में 5 से भाग करें तो 8 प्राप्त होता है। इसी तरह हम 21 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो जो यदि हम 21 में 3 से भाग करें तो 3 7 21 7 प्राप्त होता है। यदि हम 7 में 7 से भाग करें तो 8 प्राप्त होता है। तो चूंकि अब हम लोग हल करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। सवाल को हम लोग हल करते हैं। सॉल्यूशन जो है हम लोग का 12, हम 12 तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसी तरह हम 15 तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसी तरह हम 21 तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। इन तीनों में जो कॉमन होता है, इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या कॉमन होती है वही हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। तो चूंकि एचसीएफ जो एचसीएफ होगा वह 3 हो जाएगा। एलसीएम हम लोग कल बताए थे कि जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करते हैं तो जो संख्याएं कॉमन होती है उनको केवल एक बार और शेष संख्याओं को लेकर गुणा करने पर एलसीएम प्राप्त होता है। तो इन तीनों में 3 संख्या क्या है, कॉमन है, इसलिए तीनों 3 से ज्यादा 1 2 3 जो 3 है इनसे ज्यादा केवल 1 भाग 3 लिखा जाएगा, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। इसी तरह 2 इंटू 2 करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 तिहाई 6 6 दूना 12 12 पचे 60। तो एलसीएम जो हो जाएगा 60 इंटू 7 6 7 42 420। जो हम लोग का एलसीएम प्राप्त होगा, चूंकि जो हम लोग का एलसीएम प्राप्त होगा जो हम लोग का एलसीएम प्राप्त हुआ है वह 420 है। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 हो जाएगा। अब हम लोग अपना दूसरा सवाल करते हैं 17 23 और 29। 17 23 और 29 हम लोग का जो दूसरा सवाल है वह है 17 23 और 29। 17 23 और 29 तो दूसरा सवाल तो हल कर लेते हैं 17 23 29। तो जो हम लोग का दूसरा सवाल है वह क्या है, 17 17 23 और 29 है और 29 है। तो 17 23 29 तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो जो हमारा 17 है वह केवल 17 से ही हम केवल 17 ही लिख सकते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह जो 23 है उसको भी हम केवल 23 ही लिख सकते हैं। और 23 इंटू 17 तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 1 इंटू 17
23 तो 1 इंटू 23 लिख सकते हैं, और जो 29 है 29 तो भी हम 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इन तीनों में केवल एक ऐसी संख्या है जो तावन है, और शेष सब क्या है, कोई तावन संख्या नहीं है। तो चूंकि जो हम लोग का HCF हो जाएगा, HCF जो HCF हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। LCM जो होगा वह 17 इंटू 23 करने पर हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 17×51 के 8, 17×34 5 39 इंटू 29। यदि हम 391 में 29 का गुणा करें, 9 एक तब 9, 99 88 के 8, 9 3 27, 9 3 27 8 35, 9 3 27 8 35, 2 एक तब 2, 2 9 18 ते 8, 2 3 6 1 7, 9 3 8 5 13 ते 3, 7 3 10 1 11। तो जो हम लोग का एलसीएम प्राप्त हुआ है, चूंकि जो हम लोग का एलसीएम प्राप्त हुआ है, एलसीएम वह 11 33 9 प्राप्त हुआ है। तो हम लोग का जो एचसीएफ है, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः एच सी एफ बराबर 8, एल सी एम बराबर कितना है, 11 33 9। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का तीसरा सवाल है 8 9 25, 8 9 25 तो 8 9 25 तो जो हम लोग का तीसरा सवाल है वह तीसरा है कि 8 9 और 25 तो और 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सबसे पहले हम 8 9 और 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम 8 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यदि हम 2 से 8 में भागते हैं तो 4 प्राप्त होता है। यदि हम 2 से 4 में भागते हैं तो 2 प्राप्त होता है। यदि हम 2 में 2 से भागता है तो 1 प्राप्त होता है। इसी तरह 9 तो यदि हम 3 से भागते हैं तो 3 प्राप्त होगा। यदि हम 3 से भागते हैं तो 1 प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हम 25 तो 5 से भाग करें तो 5 प्राप्त होगा। फिर 5 से 5 में भाग करें तो 1 प्राप्त होगा। तो चूंकि 8 बराबर 8 तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 तो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 25 तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। यदि इन तीनों में कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो, तो यदि हम तीनों में 1 से गुणा करते हैं तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो इन तीनों में केवल एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो 1 है, जो तीनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ जो हम लोग अतः एचसीएफ हो जाएगा, अतः जो एचसीएफ जो हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो हम लोग का प्राप्त होगा वह 8 इंटू 9 इंटू 25 करने पर प्राप्त होगा। 2 2 4 2 8 3 3 9 और 25, इन तीनों का आपस में यदि हम गुणा करते हैं तो हम लोग का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 9 8 72 इंटू 25, 25 दूना 50 से 0, 25 25 छठे 150, 25 साथे 175, 5 180, 25 साथे 175, 5 180। तो जो हम लोग का एलसीएम प्राप्त हुआ है वह 180 प्राप्त हुआ है। एलसीएम हम लोग का 180 प्राप्त हुआ है। तो हम लोग का यही फाइनल आंसर हो जाएगा। एचसीएफ इतना, एचसीएफ 8 और एलसीएम 180 प्राप्त होगा। संख्या 8 9 और 25 का एलसीएम 180 और एचसीएफ 1 प्राप्त होता है। अब हम लोग का जो चौथा सवाल है वह चौथा सवाल है कि यदि संख्या 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। 306 जो हम लोग का संख्या दिया है, जो हम लोग का चौथा सवाल है उसमें बोला है कि एचसीएफ जो है संख्या
306 और 657। 657 तो जो HCF है वह 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो हम लोग तो इसमें दिया है, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मान लेंगे कि माना ए बराबर 306 है, जो यह संख्या है यह ए है, यह क्या है बी है, और बी बराबर 657 है, 657 तथा HCF दिया है HCF, जो हम लोग तो क्या दिया है न दिया है। चूंकि एक फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं, इसके पिछले वीडियो में फार्मूला बताए थे, ए इंटू बी बराबर एल HCF इंटू LCM। जो हम लोग का यह फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग की पहली संख्या है 306 इंटू 657, दूसरी संख्या है 657 बराबर HCF दिया है 9 और LCM का मान पूछा है, तो हम लोग 9 से LCM बराबर, चूंकि LCM बराबर 306 इंटू 657 हो जाएगा, 657/9, यह गुणा में इधर जाता है भाग में हो जाएगा। तो LCM बराबर तीन, यदि 9 से हम 306 में भाग दे तो 9 3 27 और 9 चौथे 36, क्योंकि 9 3 27 तैरी बचा 3, 3 यहाँ में तो 36 हो जाए, तो 9 चौथे 36, तो 34 इंटू 657। यदि हम 34 का इसमें गुणा करें तो LCM बराबर, कहाँ इस आपस में इनका गुणा करें, नेक्स्ट पेज पे इनका गुणा कर लेते हैं। 34 इंटू 300 657, 657 इंटू 34 का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 4 7 28 थे 8, 4 5 20 2 22 थे 2, और 4 7 24 2 26, 3 7 23 थे 8, 3 7 23 थे, 3 5 15 2 17 थे 7, और 3 6 18 1 19, तो 8 3 6 7 13 थे 3, 9 2 11 12 थे 2 2, 22 3 22 33 8। तो जो हम लोग का एलसीएम प्राप्त हुआ है, जो हम लोग का एलसीएम प्राप्त हुआ है, एलसीएम जो हम लोग का प्राप्त हुआ है वह 22 33 8 प्राप्त हुआ है। हम लोग का यही फाइनल आंसर हो जाएगा। हम लोग तो सवाल में बोला था कि संख्या 306 और 657 का जो HCF है वह न दिया है, और LCM का मान पूछा है कि 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक फार्मूला पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, यह फार्मूला होता है, सूत्र होता है, यह सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग एलसीएम ज्ञात किए हैं। तो हम लोग का फाइनल आंसर प्राप्त हुआ है 22 33 8। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल देख लेते हैं कि हम लोग पांचवा सवाल में क्या बोला है। तो हम लोग तो पांचवा सवाल बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए 6 का पावर n, यह जो n है, यह n है, जो यहाँ पे जो n है यह 6 n नहीं है, 6 की पावर n है, 6 की पावर n है। यहाँ जो n है यह 6 की पावर n है, 6 की पावर क्या है n है। जो n है क्या है, 6 की पावर है, मतलब 6 का घात n है। तो हम लोग तो बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n का अंत शून्य पर समाप्त हो सकता है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि क्या 6 की पावर 6 की पावर n के लिए कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसी संख्या है जो जिसका जिसका इकाई का अंत
इकाई का अंत शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है या नहीं। तो सवाल का मतलब यही है ना कि क्या 6 की पावर n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यदि हम 6 की पावर 1 करते हैं तो 6 प्राप्त होता है। यदि हम 6 की पावर 2 करते हैं तो 36 प्राप्त होता है। यदि हम 6 की पावर 3 करें तो हमें 216 प्राप्त होता है। तो इसी तरह क्या हम n की जगह प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 रखें तो जो ये संख्या प्राप्त हो रही है, क्या इन संख्या के इकाई तंत्र किसी शून्य पर हो सकती है? क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे इकाई तंत्र शून्य पर समाप्त हो सकता है? तो आइए हम लोग इसको अब समझते हैं, इसको अब हल करते हैं। हम लोग समझ चुके हैं, अब इसका अर्थ, सवाल का अर्थ यही है कि क्या इस 6 की पावर कोई प्राकृतिक संख्या रखने पर क्या कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं? तो आइए हम लोग हल करते हैं इसको भी। तो जो हम लोग का सवाल है, कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है यदि कोई संख्या मिले। यदि हम 10 लेते हैं, यदि हम 5 इंटू 2 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 10। इसका टर्म क्या है, 0 है। यदि हम 5 इंटू 2 करते हैं तभी क्या प्राप्त है, 5 गुना 10, 10 गुना से 20 प्राप्त होता है। इसमें भी इकाई टर्म क्या है, 0 है। इसी तरह यदि हम 3 इंटू 5 इंटू 2 करते हैं तो 3 5 15, 15 दूना 30 प्राप्त होता है। जो कि 30 में भी इकाई टर्म क्या है, 0 है। तो इसी प्रकार बोला है कि क्या 6 की पावर n प्राकृतिक संख्या के लिए तो ये संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो अब हम लोग समझते हैं चूंकि सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। चूंकि कोई भी संख्या, चूंकि कोई भी संख्या, कोई भी संख्या शून्य पर शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है, शून्य पर तभी तभी समाप्त हो सकती है, तभी समाप्त हो सकती है, तभी समाप्त हो सकती है, तभी समाप्त हो सकती है जब जब उसके जब उसके जब उसके अभाज्य जब उसके अभाज्य गुणनखंड में गुणन गुणन जब उसके अभाज्य गुणनखंड में जब उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 इंटू 2 कम से कम कम से कम एक बार उपस्थित होना चाहिए। एक बार उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। चूंकि इसलिए 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 संख्या संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 इंटू 2 उपस्थित नहीं है, उपस्थित 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 नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए इसलिए 6 की पावर n
तभी भी तभी भी कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। जांच हो गया। हम लोग तो सवाल बोला था कि क्या, जो हम लोग का सवाल था, यह सवाल ने बोला था, अरे जांच कीजिए थी, क्या प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n अंत शून्य पर समाप्त, अंत मतलब इकाई का अंत शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो हम लोग अभी समझे हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उससे अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 था ना उपस्थित होना चाहिए, लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 3 और 2 उपस्थित है, क्या है 5 उपस्थित नहीं है, जिसके कारण यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। हम लोग का 6वां सवाल है, तरह की व्याख्या कीजिए कि संख्या इतना और इतना अभाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है, सॉरी भाज्य संख्या बोला है, अभाज्य नहीं बोला है। तो फिर से पढ़ लेते हैं सवाल कि व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 × 11 × 13 + 13 और संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5 एक तो भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या है लेकिन यह भाज्य संख्या क्यों है। तो इसके हम लोग 3 दिन पिछले वीडियो में, मतलब इसके 3 दिन पहले हम लोग बेसिक मैथ चलाए हैं, जिसमें हम लोग सारी संख्या के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हम लोग भाज्य संख्या तो पूरी विधिवत से मैंने पढ़ाया है। यदि आप लोग तो थोड़ा भी भाज्य संख्या में दिक्कत हो तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन हम लोग का जो पहला इसमें दिया है 7 × 11 × 13 प्लस क्या है 13। यदि संख्या में से हम 13 कॉमन ले लें, 13 कॉमन लेते हैं तो 7 × 11 × 1, यहाँ से 13 बाहर निकल जाएगा और +1, चाहे तो यहाँ से 13 और यहाँ से 13 कॉमन ले लिए, फिर हम 13 से ही इसमें गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 13 यहाँ पे आ जाएगा, 13 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए 13 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 13 तब हो जाएगा, यहाँ 8 बचे 54 का मतलब तो उस संख्या में भाग देना होता है। यदि हम 13 में 13 से भाग तो 1 प्राप्त होता। इसी प्रकार 13 11 7 77 77 तब 77 77 +1 हो जाएगा, 13 × 78 हो जाएगा। चूंकि 78 तो 13 5 13 8 104, 13 8 104 हाथ में लगा या तैरी बचा 10, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 91 10 101, तो 808। तो चूंकि यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि संख्या 7 × 11 × 13 + 13 का 13 जो जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी अन्य संख्या से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा होगा इसलिए यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। जैसे हम 1000, जैसे में हम यदि हम 1010 में, यदि हम 1010 में 1010 में यदि हम 2 से भाग दें तो यह 2 से विभाजित होगा, यह 1 से भी विभाजित होगा,
7 एटम 7 बचा 3 हो जाएगा 38। 7 एटम 7 चौथे 28 बचा कितना 3 सात नहीं 5 दूना 10 5 दूना 10। यदि इसमें हम 5 से विभाजित करते हैं यह संख्या 5 से भी पूर्णतः क्या है विभाजित है, 10 से भी क्या है पूर्णतः विभाजित होगा, 20 से भी क्या है पूर्णतः विभाजित है। तो यह संख्या ए तो स्वयं के अलावा इस संख्या के अलावा क्या है अन्य संख्या से क्या है विभाजित है, इसलिए संख्या का भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, उस संख्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसलिए जो संख्या प्राप्त हुई है यह एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है, जो एक तथा जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से क्या है विभाजित होगा, इसलिए यह संख्या का विभाज्य संख्या होगा। और इसका दूसरा जो पार्ट दिया है दूसरा हल कर लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट भी दिया है। इसका दूसरा पार्ट है 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 7 इंटू 6 इंटू 5, जो इसका दूसरा भाग है 7 इंटू 6 इंटू 5 7 इंटू 6 इंटू 5 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 4 इंटू 4 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 8 और क्या दिया था लास्ट में प्लस 5 प्लस 5। यह संख्या बोला है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो इसमें पहले हम क्या करते हैं 5 कॉमन लेते हैं, तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं हल सॉल्यूशन। इसमें से यदि हम 5 कॉमन ले लें तो 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 8, यहाँ की 5 कॉमन ले लिए हैं। इसी तरह 5 7 6 42 7 6 42 और 4 के 12 12 नते 24 इंटू 24 प्लस 1 5 24 दूना 48 थे 8 24 दूना 48 थे 8 24 दूना 48 थे 8 4 7 28 थे 8 4 7 28 थे 8 4 7 14 28 थे 8 7 9 14 2 16 24 से तब 24 दूना 48 थे 8 8 में लगा 4 तो 8 4 12 थे 2 6 1 7 172 1 7 2 प्लस 8 5 इंटू 1 7 2 9। अब 5 9 45 थे 5 5 दूना 10 4 14 थे 4 5 7 35 थे 36 थे 6 5 5 3 8। तो जो ये संख्या है यह 8 से विभाजित है, 5 से विभाजित होगा 5 से विभाजित होगा 8 से 14 14 4 18 18 5 23 3 से नहीं होगा 7 एटम 7 7 एटम 7 7 गुना 14 7 चौथे 28 9। तो यह संख्या एक तथा स्वयं के अलावा क्या है अन्य संख्या से विभाजित है। तो चूंकि संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 5 8 प्लस 5 8 व स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से अन्य संख्या से विभाजित है। विभाजित है इसलिए 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 यह भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या
होगा। हम लोग का 6वां सवाल भी हल हो चुका है। अब हम लोग 7वीं संख्या के बारे में पढ़ते हैं, एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। यह सवाल बोला था कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्यों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, लेकिन इसका कारण क्या है कि यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित है। जिसे यहाँ पर प्राप्त हुआ 8645, यह एक और स्वयं के अलावा क्या है 5 से भी विभाजित है। तो यह क्या होता है, तो भाज्य संख्या होगा। इसलिए इसी का कारण है कि यह एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी क्या विभाजित है, इसलिए तो भाज्य संख्या होगा। अब हम लोग 7वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 7वां सवाल पढ़ लेते हैं। 7वां सवाल बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जिसे यहाँ पर हम एक चित्र बना के लाए हैं कि यह खेल का एक मैदान है। जो यह क्या है, इसके चारों ओर, इसके जो है चारों ओर है क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार क्या है, पथ है, जिस पर कोई मतलब यह वृत्ताकार एक पथ है। पथ है, रास्ता, पथ मतलब रास्ता होता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया तो, मान लीजिए सोनिया यहाँ पर खड़ी है और यहाँ से क्या करती है, यहाँ पर चलना ऐसी घूमना प्रारंभ करती है, चलना यहाँ से क्या करती है, शुरू करती है। तो सोनिया 18 मिनट में, सोनिया तो 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का मतलब इस फील्ड का एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक आने में पुनः सोनिया तो 18 मिनट टाइम लगते हैं। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि तो, मान लीजिए रवि भी यहीं से चलना प्रारंभ करता है, शुरू करता है, तो उसको पुनः इसी स्थान पर पहुंचने में 12 मिनट का समय लगता है। 12 मिनट का समय लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर, इसी स्थान पर मिलेंगे। इस सवाल के कहना का मतलब है कि मान लीजिए कि सोनिया एक चक्कर से जा रही है यहाँ से, तो 18 मिनट टाइम ले रही है, एक चक्कर में 18 मिनट। वो फिर दूसरा चक्कर जब लगाएगी तो फिर 18 मिनट टाइम लेगी। तो 18 प्लस 18, 18 बराबर क्या हो जाएगा, 36 मिनट। सोनिया तो 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट लगता है, तो इस स्थान पर आती है। ये रवि जो है वह एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक जाता है और इसी स्थान में पुनः आता है, तो 12 मिनट टाइम लगता है। फिर दूसरी बार वह जाता है तो उसको 12 मिनट का टाइम लगता है। फिर वह यहाँ से तीसरी बार चलना शुरू करता है, फिर उसी स्थान पर पुनः आता है तो 12 मिनट लगता है। तो टोटल 36 मिनट में रवि इस फील्ड का 3 चक्कर लगा रहा है, जबकि 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगा रही है। तो पुनः 36 मिनट बाद क्या होंगे, सोनिया और रवि इसी स्थान पर मिलेंगे। तो इनका मतलब है कि 36 और 12 का एलसीएम लेना है। इस सवाल में केवल 36 और 12 का लेना, एलसीएम प्राप्त करना है। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ से सोनिया चल रही है, 18 मिनट में चक्कर लगा रही है और रवि 6 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। जब सोनिया यहाँ पहुंच रही है तो रवि कहाँ पहुंच जा रहा है, यहाँ पहुंच जा रहा है। आधा दूरी तय कर लेते हैं, जो 12 मिनट में एक चक्कर लगा दे रहा है, 6 मिनट में आधा दूरी तय कर ले रहा है। तो जब सोनिया यहाँ पहुंच रही है तो वह कहाँ पहुंच रहा है, इस स्थान में। फिर से इसका चित्र बनाते समझते हैं कि जैसे कि यह वृत्ताकार क्या है, पथ है। यह एक वृत्ताकार फील्ड, इसके चारों ओर ऐसे वृत्ताकार क्या है, रास्ता है। ऐसे वृत्ताकार क्या है, रास्ता है। ऐसे वृत्ताकार क्या है, रास्ता है। मान लीजिए कि सोनिया और रवि यहाँ से चलना शुरू करते हैं और सोनिया इसका एक चक्कर यहाँ से पुनः उसी स्थान तक पहुंचने में 36 मिनट टाइम लेती है, 18 मिनट टाइम लेती है। जबकि रवि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 12 मिनट का टाइम लेता है। तो जब रवि यहाँ पहुंचता है, जब रवि यहाँ पहुंचा है तो सोनिया यहाँ पहुंचती है। जब रवि यहाँ पहुंचता है तो सोनिया इधर कहीं पहुंचती होगी, इधर कहीं पहुंचती होगी। फिर जब रवि यहाँ पहुंचता है तो वह यहाँ पहुंचती है। जब पुनः रवि यहाँ आता है तो सोनिया क्या होती है, यहीं पर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 36 मिनट बाद, जिस में देखिए यहाँ रवि एक चक्कर दिया, यहाँ पर आया, फिर रवि यहाँ गया, फिर आया 24 मिनट, फिर रवि गया यहाँ आया, तो 36 मिनट इसके स्थान पर आया। और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर,
फिर 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, तो 36 मिनट बाद क्या है, दोनों एक ही स्थान पर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस सवाल का सीधा-सीधा अर्थ है कि 36 और 12 का एलसीएम लेना है। तो हम लोग 36 तो क्या लिख सकते हैं, 36 तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, आप 12 तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें जो तामन होता है वह 8 बार लिया जाता है। तामन कितना है, 2 2 2। तो इसमें संख्या 2 इंटू 2 क्या है, तामन है, उभयनिष्ठ संख्या है। और 3 में क्या है, उभयनिष्ठ संख्या है। तो इन संख्याओं तो केवल 8 बार लिया जाता है, और जो संख्याएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं उनका आपस में क्या जाता है, गुणा करने से जो हम होता है एलसीएम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि 2 बार क्या है, उभयनिष्ठ है। 2 तो 4 बार है, लेकिन क्या है, आपस में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो इनको केवल 2 बार ही लिखा जाएगा। इनका आपस में गुणा करने से जो प्राप्त होता है वही हम लोग का एलसीएम होता है। तो आइए इन लोग का हम गुणा करके देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो पुनः 36 मिनट बाद क्या है, सोनी और रवि उसी स्थान पर मिलेंगे। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः रवि और सोनिया, अतः 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 36 मिनट, अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया सोनिया और रवि रवि अपने अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। रवि और सोनी क्या है, 36 मिनट बाद क्या है अपने एक ही स्थान पर, मतलब जहाँ से चलना बन उसी स्थान पर मिलेंगे। तो हम लोग का आंसर होता है 36 मिनट, फाइनल आंसर 36 मिनट हो जाएगा। हम लोग का प्रश्नावली 1.1 यहीं पर समाप्त होता है। सवाल 7 को एक बार और समझा देते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि कह रहे थे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार का है, रास्ता है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि रवि तो इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, और एक ही दिशा में चलते हैं। ये नहीं कि रवि इधर जा रहा है तो सोनिया इधर जाएगी। दोनों एक ही दिशा में चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो वे कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर, अपने प्रारंभिक स्थान पर यहाँ पर मिलेंगे। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मान लीजिए कि रवि इस पथ का एक ऐसा रास्ता है, यहाँ से रवि 12 मिनट में यहाँ पहुंच जा रहा है, और जबकि सोनिया का 18 मिनट बाद यहाँ पहुंच रही है। फिर दूसरा चक्कर में 24 मिनट बाद रवि यहाँ जाएगा, और 36 मिनट बाद क्या हो जाएगी, सोनिया जाएगी, तबले क्या हो जाएगा, रवि तीसरा चक्कर लगाते यहीं पा जाएगा। तो 36 मिनट में क्या रहा है, वही स्थान पे लोग कहाँ मिल रहे हैं, रवि और सोनिया 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिल रहे हैं। तो जब भी ऐसा सवाल बोले तो उस सवाल में सीधा एलसीएम लिया जाता है, तो मालूम चल जाता है कि वे पुनः कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे। तो हम लोग का फाइनल आंसर 36 है। अब हम लोग का प्रश्नावली 1.1 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के साथ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो तो लाइक करें, चैनल तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो तो शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको क्या फायदा हो जाती, जब भी आज मैं वीडियो अपना अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है। थैंक यू सो मच।